हेलो स्टूडेंट्स, Learn24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे ऑडिटिंग में हमने चैप्टर 6 का पार्ट सेकंड तक कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं इनको देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम ये जो सेक्शन कंप्लीट करते हैं किसी भी चैप्टर का या कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही आपको पता चलेगा कि यार जो आपने लेक्चर में पढ़ा है क्या आप उसे रिटेन कर पा रहे हैं, याद कर पा रहे हैं क्या, या आप सिर्फ भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान रखें। और देखो जो चैप्टर 6 है उसमें हम क्या देख रहे हैं, अंकेशक की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य और लायबिलिटी, ये सारे कंप्लीट कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद में हम चैप्टर नेक्स्ट करेंगे, परंतु ये जो है ना, जो ऑडिटिंग के सेक्शंस आपके कंप्लीट कराए जा रहे हैं, ये जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए के सिलेबस के अकॉर्डिंग कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कोई जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा रामबाण होने वाले हैं लेक्चर्स, ठीक है। देखिए हमने धारा 140 तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे धारा 141 से। उससे पहले लास्ट में हमने जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछा था, होमवर्क का क्वेश्चन दिया था आपको ये, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका आंसर, जिन बच्चों ने इसका आंसर नहीं दिया वो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो को पॉज करके, और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में अंकेशक के अधिकार एवं कर्तव्य है ना, जो ऑडिटर है उसके राइट एंड ड्यूटीज के कौन से आर्टिकल के अंदर निहित हैं इनमें से, है ना। तो कौन सा आर्टिकल होगा, धारा 138, मतलब ऑप्शन दे रखे हैं आपको ये चार, इनमें से एक ही होगा, सारे तो होंगे नहीं, ठीक है। तो धारा 139, धारा 141 या धारा 143, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जो कंपनी ऑडिटर होता है उसके जो अधिकार, राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो कौन से धारा 143 के अंदर निहित हैं, ठीक है। तो ये याद रख लें, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं अब आज चैप्टर 6 का पार्ट 3 कंप्लीट करते हैं, पार्ट 3, ठीक है। तो देखिए धारा 141 में क्या दे रखा है, धारा 141 में दे रखा है क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। जो अंकेशक है उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या अयोग्यताएं हैं, तो वो कौन से धारा के अंदर वर्णित की गई हैं, धारा 141 के अंदर उसको मेंशन किया गया है, ठीक है। अब देखिए धारा 141 का सब क्लोज 1 क्या कहता है, ये बात करता है योग्यता, क्वालिफिकेशन की बात करता है कि किसी भी बंदे को किसी कंपनी के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए क्या शर्तें हैं, है ना। अगर वो इन शर्तों को पूरा करता है तो वो किसी कंपनी के अंदर एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। अंकेशक उसको नियुक्त कर देंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई वो सीए होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अब सीए क्या कौन होता है, जो भाई सीए का एग्जाम देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसने आईपीसीसी पीसीसी एग्जाम क्लियर करे हों, ठीक है, उसके बाद ही तो वो सीए बनता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या होगा, अंकेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य होगा यदि वह सनदी लेखाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना। तो अगर कोई सिंगल पर्सन है तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। और यदि कोई फर्म है ना, कोई फर्म की दशा में अधिकांश साझेदार कहाँ पर, भारत में प्रैक्टिस करने वाले होने चाहिए, तो उसे एज एन ऑडिटर किसी कंपनी में अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए धारा 141 का 2, फर्म से सम्मिलित फर्म, जो जब भी हम फर्म की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे कि वो सीमित लिमिटेड लायबिलिटी साझेदारी फर्म है या नहीं है, ठीक है। जब उसको हम क्वालिफिकेशंस देख रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है उसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखें। जब हम उसकी क्वालिफिकेशंस की बात कर रहे हैं तो फर्म की दशा में सीमित लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म को इंक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। और जब डिस्क्वालीफाई करेंगे तब क्या करेंगे, उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब धारा 141 का 3 अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन सॉरी, कोई समामिलित संस्थाएं, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है कोई, ठीक है, या निगम है, तो इनकी दशा में इसमें क्या होगा, जब इनकी कैलकुलेशन की जाएगी कोई इनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशन या निगम की, तो उसमें लिमिटेड लायबिलिटी साझेदारी फर्म को शामिल नहीं किया जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन करते समय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, इसमें नहीं करेंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कंपनी का कोई अधिकारी कर्मचारी, कंपनी के अधिकारी कर्मचारी का कोई सदस्य, ठीक है। तो देखो डिस्क्वालिफिकेशन किसको किया जाता है, आप खुद सोचिए कि भाई आप है ना एज एन ऑडिटर अपॉइंट करने वाले हैं आपको, ठीक है। तो वो क्या देखेंगे, वो ये देखेंगे कि भाई आपका कोई रिश्तेदार कंपनी में पहले से तो मौजूद नहीं है, या उस जैसे मान लीजिए जिसको अपॉइंट किया जा रहा है, जिस बंदे का कोई रिश्तेदार या फिर उसका कोई
मतलब किसी अधिकारी का रिश्तेदार, ठीक है, कर्मचारी स्वयं या उसका कोई साझेदार पार्टनर है, वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए कंपनी में, क्योंकि ये क्या करेगा, मैनिपुलेशन करेगा फिर, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसको पढ़ देता हूँ। कर्मचारी का कोई सदस्य, कर्मचारी अंकेशक स्वयं या उसका कोई साझेदार या उसके साझेदार का कोई रिश्तेदार, या उस कंपनी में उस कंपनी की कोई सहायक कंपनी, सूत्रधारी कंपनी, सहचारी कंपनी, है ना, सहचारी कंपनी, सूत्रधारी की सहायक कंपनी हो गई, कोई सब्सिडरी कंपनी हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई। देखो मेन कंपनी है और मेन कंपनी से रिलेटेड जो जो कंपनियां हैं उन इंटर रिलेटेड किसी भी कंपनी में कोई बंदा खुद स्वयं उसका कोई रिश्तेदार, कोई पार्टनर, है ना, वो नहीं होना चाहिए। उसके किसी रिश्तेदार को एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, या उसको खुद को स्वयं को भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखा, वो क्या करेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इसमें क्या है, एक कंडीशन है कि जैसे मान लीजिए ये एक फर्म है, ये एक कंपनी है, मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी का जो CEO है, ठीक है, या फिर कोई कर्मचारी है, ठीक है, एम्प्लॉय है, कोई मैनेजर है, कुछ भी मान लीजिए कोई XYZ बंदा है इस कंपनी का, कंपनी C का, है ना। तो अब ये जो CEO है, ये इसका कोई रिश्तेदार है या ये स्वयं खुद इसने इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 50,000 रुपये के खरीदे हैं, मान लीजिए, ठीक है। तो क्या ये जो CEO है या एम्प्लॉय है या इसका कोई रिश्तेदार को इस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि उसने 1 लाख रुपए से कम तक के शेयर होल्डर की पार्टनरशिप कर रखी है। अगर किसी बंदे ने 1 लाख या 1 लाख से अधिक के शेयर्स अगर किसी कंपनी खरीद रखा है, तब तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको ऑडिटिंग नहीं करनी दी जाएगी, उसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। परंतु अगर उसने 1 लाख या 1 लाख से कम की शेयर, मतलब 1 लाख से कम के शेयर खरीदे, तब वो कंपनी में इसे ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। ये वाली बात करें तो इसमें नोट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नोट है ये, इसको याद रखें कि रिश्तेदार की दशा में 1 लाख रुपए के अतिरिक्त मूल्य तक की प्रतिभूतियां हितधारित कर सकते हैं। यदि रिश्तेदार के द्वारा इस सीमा से अधिक प्रतिभूतियां हितधारित किया जाता है तो 60 दिन के भीतर उस पर उचित कार्रवाई की जा सकती है। अगर किसी ने मान लीजिए 1 लाख से ज़्यादा के शेयर ले रखे हैं और उसने डिस्क्लोज नहीं किया, तब उस पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बताना जरूर होगा। अब देखिए, अंकेशक स्वयं या उसका कोई साझेदार, ठीक है, ऑडिटर खुद स्वयं है या उसका कोई साझेदार है या उसके वे साझेदार का कोई रिश्तेदार उस कंपनी या उस कंपनी की सहायक कंपनी में, सूत्रधारी कंपनी में या सहचारी कंपनी या सूत्रधारी की कोई सहायक कंपनी है, उसमें अधिकतम निर्धारित राशि की सीमा से अधिक राशि ऋणी इंडेप्टेड हो तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर जाएगा। मतलब उसने लोन ले रखा है, ठीक है, उसने ख्वाम ले रखा है, उसके किसी साझेदार पार्टनर ने ले रखा है या फिर किसी पार्टनर के किसी रिश्तेदार ने ले रखा है, तब भी वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा अगर उसने इस तरीके का कोई लोन ले रखा है, ऋणी है, पैसे चुका नहीं पा रहा है, ठीक है। अंकेशक स्वयं या उसका कोई साझेदार या उसके साझेदार का कोई रिश्तेदार उस कंपनी या उस कंपनी की सहायक कंपनी या सूत्रधारी कंपनी में, सहचारी कंपनी में, सूत्रधारी की सहायक कंपनी में अधिकतम निर्धारित राशि की सीमा से अधिक राशि के लिए कोई गारंटी जमानत देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ये जो बंदा हो गया जिसको ऑडिटर अपॉइंट किया जाना है, ठीक है, उसका कोई रिश्तेदार, साझेदार का कोई रिश्तेदार, है ना, कोई गारंटी देता है या जमानत देता है उस कंपनी में, तो उसको भी क्या होगा, एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा निर्धारित सीमा की राशि से ऊपर का, ठीक है। तो निर्धारित सीमा कितनी की गई है, 1 लाख रुपए या 1 लाख से अधिक का मान लीजिए किसी ने कोई गारंटी दे रखी है, तो उस बंदे को या उसके रिश्तेदार को भी कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, ये आप डेटा याद रख लें, बाकी चीज़ें तो आप वैसे भी समझ जाएंगे, आपको समझ में आ गया होगा किसको ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, किसको नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, आप ऐसे समझिए ना, क्योंकि भाई वो मैनिपुलेशन करेगा। अगर वो खुद होगा, उसका कोई रिश्तेदार होगा, उसके पार्टनर का कोई रिश्तेदार होगा, तो वो उसके बेनिफिट के बारे में ही तो सोचेगा ना यार, इसलिए उसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, है ना। आ जाइए अब आगे, अंकेशक स्वयं या उसका कोई साझेदार, वही सेम चीज़ें सारी वही बातें आएंगी, है ना। तो अब उसका साझेदार या कंपनी या उस कंपनी की सहायक कंपनी में, सूत्रधारी कंपनी में, सहचारी कंपनी में या सूत्रधारी की सहायक कंपनी में व्यवसायी संबंध स्थापित करता हो, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, तब भी उसको क्या करेंगे, एज ए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, रिश्तेदार कंपनी में निर्देशक या महत्वपूर्ण प्रबंधकीय व्यक्ति पद पर कार्यरत हो, ठीक है,
रिश्तेदार कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पर कार्य रहता है तो क्या उसे ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। जो किन्हीं पूर्णकालिक रोजगार में संलग्नित हो, मतलब कंपनी में वो परमानेंट जॉब करता हो, ठीक है, न्यायालय के द्वारा दोषी करार दिया गया हो और अभी 10 वर्ष नहीं बीते हों, ठीक है, न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को दोषी करार कर दिया गया है कि भैया तुम्हें अभी एज एन ए पनिशमेंट जेल में रहो, तो वो भी जो 10 साल का उसका पीरियड नहीं बीता हो तो वो भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। किसी वित्तीय वर्ष में अधिकतम, ठीक है, किसी फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम कितना 20 कंपनियों का अंकेक्षण कर चुका हो। अगर किसी ऑडिटर ने एक फाइनेंशियल ईयर में 20 कंपनी या 20 से अधिक कंपनियों का ऑडिटिंग कर दी है तो वो भी अब किसी नई कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। परंतु यहाँ पर जो ये अधिकतम 20 कंपनियों की जो सीमा है प्रत्येक सीए के लिए होगी, ना कि फर्म के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए है, ये 20 कंपनियों की सीमा फर्म के लिए नहीं होती है, ठीक है, फर्म तो कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कंपनियों को 20 कंपनियों की गणना में शामिल नहीं करेंगे। जब हम ये 20 कंपनियों की गणना करेंगे तो इन कंपनियों की इंक्लूड नहीं करा जाएगा। कौन सी? सिंगल, जैसे एकल स्वामित्व कंपनी, ठीक है, सिंगल पर्सन कंपनी जो होती है ना, सिंगल ओनरशिप कंपनी को नहीं कराया जाएगा, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी जिसे बोला जाता है। छोटी कंपनियां, स्मॉल कंपनी, निष्क्रिय कंपनी मतलब डोरमेंट कंपनी, एक निजी कंपनी जिसकी प्रदंत, जैसे पेड अप शेयर कैपिटल कितनी 100 करोड़ रुपए से कम हो तो उसको भी 20 कंपनियों की कैलकुलेशन करते समय इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ये वाला डाटा आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा याद रखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है। तो 20 कंपनियों की जब भी कैलकुलेशन की जाएगी तो कौन कौन सी? 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, जो एकल स्वामित्व वाली कंपनी होती हैं, छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनियां, निष्क्रिय कंपनी मतलब डोरमेंट कंपनी, और निजी कंपनी, ऐसी निजी कंपनियां जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ रुपए से कम हो तो उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे धारा 144 में वर्णित सेवाएं दे रहे हों तो, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर कोई बंदा धारा 144 में कोई जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा। जैसे लेखांकन, पुस्तक पालन, ठीक है, लेखांकन मतलब ऑडिटिंग कर रहा है, बुक कीपिंग करने में कोई बंदा लगा हुआ है तो उसी को ही एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जाएगा, वरना वो तो क्या करेगा, जो उसने ऑडिटिंग करी है, जो उसने डाटा लिखा है उसी को वो सही मानते हुए वो अपनी सारी ऑडिटिंग में वही सारी चीज़ें लिखेगा जो उसको पहले से करके आया। तो उसके ऑडिटिंग तो भाई जो उनके कर्मचारी या फिर कंपनी के द्वारा जो कृत्य किए गए उसकी चेक करना है। अब यही बंदे को ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे तो ये क्या चेक करेगा? कुछ चेक नहीं करेगा, ठीक है। धारा 141 का 4 अंकेशक के रूप में नियुक्त होने के बाद धारा 141(3) की कोई अयोग्यता हो जाती है ना, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। धारा कौन सी? 143 सब क्लोज 3 के अंदर तो अंकेशक का पद रिक्त मान लिया जाएगा और एक ऐसी रिक्ति को क्या बोला जाएगा? कैजुअल वैकेंसी कहा जाता है, ठीक है। ये अपन ने कैजुअल वैकेंसी की डेफिनेशन पीछे देखी भी थी। धारा 142 का 2 अंकेशक के पारिश्रमिक का निर्धारण, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। अब देखें रेम्यूनरेशन किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। अगर कंपनी में कोई फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है, फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है, तो वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तब वो BOD के द्वारा अपॉइंट किया जाता है फर्स्ट ऑडिटर, ठीक है। और अगर फर्स्ट ऑडिटर के अतिरिक्त अगर जैसे मान लीजिए कोई अदर ऑडिटर अपॉइंट किया गया है शेयर होल्डर के द्वारा, है ना, जैसे बोर्ड, जैसे बोलते हैं ना एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, AGM में किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो ये किसके द्वारा किया जाता है? AGM में शेयर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है। अगर ये शेयर होल्डर्स के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया तो इसका रेम्यूनरेशन भी कौन बताएगा? ये शेयर होल्डर्स ही इसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सेकंड ऑडिटर है जो भी है ना, इसको अपॉइंट किसने किया गया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इसको अपॉइंट किया गया तो इसका रेम्यूनरेशन जो इसके पारिश्रमिक है वो भी BOD के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अंकेशक का पारिश्रमिक साधारण सभा में अंशधारकों के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो अब अंशधारकों के द्वारा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अंशधारकों ने ही इसका अपॉइंटमेंट किया होता है तभी अंशधारक करते हैं। परंतु यदि अंकेशक की नियुक्ति संचालन मंडल के द्वारा की जाती है तो पारिश्रमिक भी संचालन मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो जो जिसका अपॉइंटमेंट करता है उसी के द्वारा उसकी क्या देखा जाता है? उसकी रेम्यूनरेशन को फिक्स किया जाता है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें। परंतु नोट ये हो गया, फर्स्ट AGM होगी, फर्स्ट AGM के अंदर एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही उसके रेम्यूनरेशन को डिसाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट है, थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। नोट में क्या है? अंकेशक की दशा में पारिश्रमिक, है ना, प्रथम अंकेशक की दशा में पारिश्रमिक का निर्धारण अंशधारकों के स्थान पर संचालन मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर
अब देखिए धारा 143 अंकेशक के कर्तव्य, शक्ति, अंकेशक मानक है ना, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ये कौन सा धारा 143 में दे रखा है। 143 का एक कह रहा है कि अंकेशक के जो अधिकार होंगे, कंपनी की लेखा पुस्तकें प्रमाणकों तक पहुंचने का अधिकार होता है, चाहे पंजीकृत कार्यालय में रखी हों या अन्य स्थान पर रखी हों। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, तो उनको एक्सेस करने के राइट होते हैं ऑडिटर के, ठीक है, वो उन तक पहुंच सकता है। कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों की सभी सूचनाएं, ठीक है, जो कंपनी के जितने भी अधिकारी होते हैं, जो ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, जो उनके कर्मचारी हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन या कोई स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होता है किसके पास में, अंकेशक के पास में। इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन वो मंगा सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। यदि अंकेशक, ठीक है, यदि अंकेशक शुल्क का भुगतान ना किया जाए तो लेखा पुस्तकों बुक्स ऑफ अकाउंट पर ग्रहणाधिकार, ठीक है, ग्रहणाधिकार मतलब राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन का मतलब होता है कि जो जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट तक पहुंच, उसको अपने अधिकार क्षेत्र में रखने का राइट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई संपत्ति है, तो ऑडिटर के पास ये राइट होता है कि वो उस चीज़ को, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो वो उसके अपने पास रख सकता है, ठीक है, उसके ऑडिटिंग करने के लिए इसको राइट दिए गए ऑडिटर को। वार्षिक साधारण सभा में पहुंचने का अधिकार है ना, राइट टू अटेंड AGM, तो ये किसको राइट दिए गए हैं, ऑडिटर को ये राइट दिए गए। मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, वरना आगे चल के क्या होगा, ये दिक्कत आएगी अपन को, फिर पेन हैंग हो जाएगा, ठीक है। सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी का अंकेशक सहायक कंपनी सब्सिडरी के अंकेशक से वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार रखता है जो समेकित वित्तीय विवरण है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए जरूरी हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक ऑडिटर किसी कंपनी, होल्डिंग कंपनी से, उसकी सब्सिडरी कंपनी से मंगा सकता है, ठीक है। मेन कंपनी में ऑडिट कर रहा है पर उसको सब्सिडरी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो वो उससे मंगा सकता है, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आज ये निम्नलिखित मामलों पर, एक सेकेंड, ठीक है, निम्नलिखित मामलों पर जांच करेगा ताकि अंशधारकों, जो शेयर होल्डर्स हैं, वह कंपनी के हित के विरुद्ध ना हो, ठीक है। तो कौन कौन से मामलों में जांच करेगा, कंपनी के द्वारा ऋण है ना, कोई अग्रिम है, कोई लोन एंड एडवांसेस दिए गए हैं, लिए गए हैं, तो उनके बारे में पूर्णतः सिक्योर होगा, ठीक है। अगर वो सुरक्षित फील करता है तो मेंशन करेगा, नहीं करता है तो नहीं करेगा, ठीक है। केवल ऐसे लेन देन जिसमें पुस्तक प्रविष्टि, बुक एंट्री हो, कोई प्रमाणक ना हो, ठीक है। बुक एंट्री तो हो रखी है पर उसके कोई वाउचर्स नहीं है, तो जैसे मूल्यह्रास व संचय, डेप्रिसिएशन, कोई रिजर्व बना रखे हैं तो उसके बारे में क्या करेगा, अंशधारकों को मेंशन करेगा, ठीक है, कि भाई इस तरह के इन्होंने कोई सिक्योर रिजर्व्स बना रखे हैं, बुक में तो एंट्री कर रखी है परंतु इनके पास में कोई वाउचर्स नहीं है, ये एक्सपेंसेस किए हैं या परचेज किया है, जो भी है ना, तो ये चीज़ें वो मेंशन करेगा। कोई लोन एंड एडवांसेस लिया है किसी ने, है ना, ऋण अग्रिम जमाएं कर रखी हैं या नहीं कर रखी हैं, कोई डिपॉजिट है तो उसको भी बताएगा। व्यक्तिगत खाते, वो व्यक्तिगत खर्चों के संस्था के आगम रेवेन्यू खाते में तो नहीं दिखा दिया गया, किसी ने खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस किए हैं, किसी ने कोई पार्टी करी है, कोई घूमने गया हुआ है, ठीक है, किसी ने कोई कार खरीद ली है, तो वो ये दिखाएगा कि ये कंपनी के लिए खरीदी गई है, खुद के लिए खरीद ली गई है ना, तो इस चीज़ को ऑडिटर मेंशन करता है। अंश ऋण पत्र जो संपत्ति के रूप में दिखाए गए हों उनको क्रय मूल्य से कम पर तो विक्रय नहीं कर दिया गया है, ठीक है, जितने पे खरीदे गए उससे कम में तो नहीं बेच दिए गए। तो अगर कुछ भी इस तरीके की धोखाधड़ी हो रही है तो ये ऑडिटर का कार्य होता है, वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको बताए कि भाई ये इन चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करें कि ठीक है कंपनी में क्या चल रहा है। यदि नकद के बदले अंश शेयर्स जारी किए तो नकद प्राप्त हुआ या नहीं, तो उसका क्या समायोजन किया गया है, तो ये इस चीज़ को भी मेंशन किया जाएगा, ठीक है। धारा 143 का 2, अंकेशक के द्वारा कंपनी के सदस्यों को रिपोर्ट दी जाएगी जो लेखा पुस्तकों में वित्तीय विवरण, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण किए गए, ठीक है। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, तो वो ऑडिट रिपोर्ट पे ये ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर है वो कहाँ रखता है, इसको प्रेजेंट करता है एनुअल जनरल मीटिंग में, ठीक है। और इस ऑडिट रिपोर्ट में ये सुनिश्चित करता है ऑडिटर कि भैया वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करे कंपनी का, जो भी है, जो भी ट्रू पिक्चर है, ठीक है, जो आखिर में निकल कर आ रही है कि कंपनी फाइनेंशियल साउंड है कि नहीं है, ठीक है, कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं, कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है नहीं। तो ये किससे पता चलेगा, जो ऑडिट रिपोर्ट है उसी से ही लोगों को, शेयर होल्डर्स को पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हैं। देखो अंकेशक के द्वारा कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनको रिपोर्ट दी जाएगी,
जो लेखा पुस्तक व वित्तीय विवरण जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इस अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण किए गए हैं, कैसे किए गए वो सारी वो मेंशन कर देगा। ठीक है, ऑडिटर कंपनी के सदस्यों के सामने साधारण सभा में अंकेशक रिपोर्ट को रखेगा। कौन रखता है? ऑडिटर रखता है। कहाँ रखता है? साधारण सभा में ऑडिट रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है। ठीक है, वित्तीय विवरण पर सही व उचित छवि ट्रू एंड फेयर पर अपनी रिपोर्ट देता है कि भैया ये कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। ठीक है, अब देखिए धारा 143(3) के 3 में अंकेशक निम्नलिखित बिंदुओं पर रिपोर्ट देगा। अब कौन कौन से बिंदु हैं इन पर रिपोर्ट देता है अंकेशक। ठीक है, तो क्या सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्रदान कर दिए गए हैं या नहीं? क्या अधिनियम के जो अधिनियम है जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 उसके अनुसार उचित लेखा पुस्तकें तैयार की गई हैं या नहीं? शाखा अंकेशक से रिपोर्ट मिली है या नहीं? वित्तीय विवरण लेखा मानकों के अनुसार है या नहीं? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स मतलब उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं? अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जा रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये वाली बात कर रहा है। ठीक है, जो बैलेंस शीट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हैं, उनका जो प्रारूप है, जो उनका स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अनुसूची 3 में दे रखा है, उसी अकॉर्डिंग बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर किया जा रहा है कि अपनी मर्जी से कुछ भी उल्टा सीधा प्रिपेयर कर ले रहे हैं। ठीक है, कहीं धारा 164(2) के अनुसार कंपनी में अयोग्य निर्देशक डिस्क्वालीफाई ऑडिटर तो नहीं मेंशन मतलब बैठा हुआ है इस तरीके का ऑडिटर, सॉरी डायरेक्टर है ना, ऑडिटर बोल रहा हूँ, डिस्क्वालीफाई डायरेक्टर से है ना, इस तरीके का कोई डायरेक्टर है जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया परंतु वो कंपनी छोड़ के जा ही नहीं था, वहीं बैठा हुआ है, ऐसा तो नहीं है जो कंपनी में फ्रॉड करके बैठा हुआ है। ठीक है, कंपनी के द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक कंपनी के अंदर एक अच्छी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है या नहीं, जिसे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बोला जाता है, जिससे कपट, कोई हानि, कोई लॉस इनको पकड़ा जा सके। ठीक है, धारा 143 का 4 नकारात्मक बिंदुओं को गहरे व तिरछे बोल्ड एंड इटैलिक अक्षरों में अंकेशन रिपोर्ट में दिखाएं ताकि अंशधारकों के सामने समझने में आसानी हो। धारा 143 का 5 नियंत्रण महालेखाकार परीक्षक के द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वित्तीय विवरणों की जांच करना। अंकेशक रिपोर्ट की प्रतिलिपि नियंत्रण महालेखाकार को भिजवाएगा। ठीक है, तो जो फोटोकॉपी है वो उसके लिए कौन सा होगा? आर्टिकल 143 का सब क्लॉज 5, इसके अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट है उसकी फोटोकॉपी किसको भिजवाई जाती है? कैग को भिजवाई जाएगी, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखें। धारा 143(6) पूरक अंकेषण सप्लीमेंट्री ऑडिट, तो सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए कौन सा हो गया? धारा 143 का 6, ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो धारा 143 के 6 में मेंशन है। ठीक है, नियंत्रण में महालेखाकार परीक्षक के को अंकेशक रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट मिलने के 60 दिन के भीतर लगता है कि खातों में गड़बड़ी है या हेरेफेरी है तो वह किसी भी व्यक्ति के अधिकृत करके पूरक अंकेषण सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाने का आदेश दे सकता है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है कि जो नियंत्रण महालेखाकार परीक्षक होता है केक के द्वारा अंकेशक जो रिपोर्ट होती है ऑडिट रिपोर्ट या पूरक ऑडिट है ना, पूरक अंकेशक या फिर ऑडिट रिपोर्ट सप्लीमेंट्री कमेंट्स की प्रतिलिपि कंपनी व प्रत्येक उस व्यक्ति को भिजवाएगा जो जिसके पास में अधिकार हो। ठीक है, जो अधिकार रखता हो, ऐसा नहीं है कि वो ये अपने मम्मी पापा को, अपने चाचा चाची को भिजवा दे रहा है ऐसे ऑडिट रिपोर्ट। भाई जो जिसको जरूरी है, जो अधिकार रखेगा उसी को तो भिजवाएगा ना। और साथ ही जो वार्षिक साधारण सभा में अंशधारकों के सामने इस तरह की ऑडिट रिपोर्ट को भी रखा जाता है। ठीक है, अब देखा 143 का 7 ये क्या कह रहा है? 143 का सब क्लॉज 7 कह रहा है टेस्ट ऑडिट। अब टेस्ट ऑडिट क्या है? अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो टेस्ट क्या है कि वो आपकी उन कमियों को चेक करने का प्रोसीजर होता है जो आप जैसे मान लीजिए आप कितना क्वालिफाई हैं, कितना अनक्वालिफाई हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? टेस्ट लेके तो पता चलेगा। ठीक है, आपने कितना चीज़ों को अच्छे से रिटेन करा है, याद करा है या नहीं करा। तो इसी तरीके से टेस्ट ऑडिट का मतलब है कि जो कंपनी में जो अकाउंटिंग की जा रही है वो सही करी जा रही है, गलत करी जा रही है, टेस्ट ऑडिट से पता चल जाता है। ठीक है, तो ये कौन करता है? केक को लगता है कि किसी मद व्यवहार को दोबारा जाँचने की आवश्यकता है तो वह किसी भी व्यवहार को अधिकृत ऑथराइज्ड करके जांच अंकेशक के द्वारा करवा सकता है। ठीक है, धारा 143 का सब क्लॉज 8 में ब्रांच ऑडिट के बारे में बात करी गई है। ठीक है, अब देखो ब्रांच ऑडिट शाखा मतलब जो भी ब्रांचेस होती हैं यदि भारत में स्थित है तो कंपनी अंकेशक स्वयं तथा भारतीय अधिनियम के अनुसार किसी योग्य है ना क्वालिफाइड सीए के द्वारा इस तरीके की ब्रांच ऑडिट कराई जा सकती है। यदि ब्रांच भारत से बाहर स्थित है तो कंपनी अंकेशक या तो स्वयं बाहर जाके वहाँ उस देश के अंदर है ना या उस देश के विधान के अनुसार योग्य व्यक्ति जो शाखा ऑडिट उससे करवाई जा सकती है। ठीक है, उस देश के अंदर कोई क्वालिफाइड पर्सन है तो या तो उससे ऑडिट करवा ली जाएगी या अंकेशक खुद जाएगा और
वहाँ जाके ऑडिट कर लेगा। ठीक है, अब देखो नोट है, शाखा अंकेशक के अधिकार, कर्तव्य और पारिश्रमिक नियुक्ति आदि से संबंधित प्रावधान वही होंगे जो कंपनी अंकेशक के, जो कंपनी ऑडिटर है, परंतु शाखा अंकेशक ब्रांच ऑडिट अपनी अंकेशक रिपोर्ट कंपनी अंकेशक को देगा। ठीक है, तो ब्रांच ऑडिटर जो होता है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसको देता है, जो मेन ऑडिटर होता है ना, उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करता है। जो मेन ऑडिटर है, ब्रांच ऑडिटर किसको देगा, जो मेन ऑडिटर कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया उसको देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। और जो यहाँ पर कहाँ गए अपन, यहाँ। ठीक है, धारा 143 का 9, कंपनी अंकेशक मानकों का पालन करेगा। ठीक है, जो कंपनी ऑडिटर है वो क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। तो धारा 143 का सब क्लोज नो कह रहा है, और धारा 143 का 10 क्या कह रहा है, केंद्र सरकार के अनुसार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अनुसार ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंकेशक मानक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जारी किए जाएंगे, जिसको राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण है ना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा जांच व सुझाव दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई सुझाव से रिलेटेड कौन काम करता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, अपने पीछे भी देखा था। ठीक है, तो बस इसको याद कर लीजिए, जहाँ भी जांच या फिर कोई सुझाव आता है, ठीक है, कोई सजेशंस की बात की जा रही है, तो वो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की बात करी जा रही है। और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का बनाने का काम कौन करता है, ICAI के द्वारा किए जाते हैं। ये हमने पहले पीछे पढ़ लिया था। ठीक है, धारा 143 का 3, 12 से 15, अंकेशक के द्वारा अंकेशक करते समय यदि पूर्णतः विश्वास का कारण बनता है कि कंपनी का कोई अधिकारी या कर्मचारी, ठीक है, कंपनी को धोखा देने के उद्देश्य से कार्य कर रहा है, तो इसकी सूचना किसमें, ADT फॉर्म 4, ठीक है, 4 फॉर्म में तत्काल रूप से केंद्र सरकार को देगा। और लेकिन जो इस तरीके की जो सूचना है वो 60 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए। ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए जो 7 दिन से अधिक समय का हो। ठीक है, अगर 7 दिन से कम समय का ऐसा कोई मामला आपके सामने आता है, किसी ऑडिटर के सामने आता है कि भाई कंपनी का कोई अधिकारी कर्मचारी कंपनी को धोखा देने के उद्देश्य से कंपनी में काम कर रहा है, तो इस तरह की सूचना केंद्र सरकार को भेजी जाती है ऑडिटर के द्वारा 60 दिन के अंदर अंदर। यदि उत्तरदायित्व लागत ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिटर कौन सा, आर्टिकल 148 ये अपन ने पीछे देखा ही था। ठीक है, कंपनी सचिव जो प्रयासरत, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस है तो 204। तो ये धारा याद रखनी है। कॉस्ट ऑडिटर की धारा कौन सी, 148, कंपनी सेक्रेटरी की धारा कौन सी, 204 पर समान रूप से लागू होती हैं ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, यही वाला सारा पॉइंट अगर उनको भी पता चलता है कि भैया कंपनी का कोई अधिकारी कर्मचारी इस तरीके से फ्रॉड कर रहा है, कॉस्ट ऑडिटर को पता चल जाए या कंपनी सेक्रेटरी को, तो वो भी 60 दिन के भीतर भीतर केंद्र सरकार को वो अपनी रिपोर्ट भेजता है। ठीक है, ADT फॉर्म 4 के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। ध्यातव्य नोट, यहाँ पे नोट है, ये नोट याद करें। ठीक है, नोट में क्या है, यदि लागत अंकेक्षण जो कॉस्ट ऑडिटर है, ये वाला धारा 148 के तहत, ठीक है, कंपनी अंकेक्षक कंपनी सचिव धारा 143(12) के प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं तो सूचित कंपनी की दशा में 5 लाख रुपए व अन्य कंपनियों की दशा में 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए ये कॉस्ट ऑडिटर है या फिर ये कंपनी सेक्रेटरी है, इन दोनों ने क्या करा, इन दोनों ने नेक्सस बना लिया, जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी उनके साथ सांठगांठ करके बोले कि मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारे बारे में इसके बारे में मेंशन नहीं करूंगा कि तुम इस तरीके से कंपनी को धोखा दे रहे हो। तो उसने बोला हाँ हाँ ले लो। और इस तरह का मान लीजिए कोई धोखाधड़ी अंकेशक के द्वारा की जाती है, तो अंकेशक अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो उस 5 लाख रुपए तक का उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। ठीक है, और अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जाएगी, ये ध्यान रखें। ठीक है, पेनल्टी कितनी है, 5 लाख, ठीक है, और 1 लाख, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत कंपनी अंकेशक के कर्तव्य है ना, एज एन CA कंपनी ऑडिटर के क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। कर्तव्य क्या होता है, ड्यूटीज़। ठीक है, तो ड्यूटीज़ बताइए। पहली हो गई, अयोग्य व्यक्ति को अपने नाम से प्रैक्टिस ना करने दें, अपने आय में दूसरे को हिस्सा ना दें, दूसरे की आय में खुद का कोई हिस्सा ना लें, अयोग्य व्यक्ति से साझेदारी, कोई पार्टनरशिप नहीं करनी है, कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन है, ठीक है, अनक्वालीफाइड पर्सन है, इस तरीके बंदे से आप क्या पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। प्रचार ना करें, अपना जो कार्य कर रहे हैं उसको बारे में पब्लिश ना करें, प्रचार नहीं करना है आपको। पिछले अंकेशक को सूचना देना जरूरी होता है कि मैं इस तारीख को एज एन ऑडिटर इस कंपनी में अपॉइंट हो रहा हूँ काम करने के लिए। ठीक है,
लाभ पर आधारित फीस स्वीकार ना करें, ठीक है। फीस बेस्ड ऑन द प्रॉफिट, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मेरा हिस्सा बनेगा, ठीक है। इस तरीके नहीं आपको करना है। कंपनी अगर लॉस में जा रही है तब भी आपको एक फिक्स रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, कंपनी प्रॉफिट में हो तब भी आपको फिक्स रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, जिससे क्या होगा आप पारदर्शिता तरीके से क्या करेंगे, ऑडिटिंग कर पाएँ। अन्य व्यवसाय ना करें, कोई और कार्य ना करें। अगर कोई और कार्य कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, आप मान लीजिए आप किसी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री की ऑडिटिंग करने चले गए, है ना, क्लॉथ्स बनाने वाली फैक्ट्री है ये, इसकी ऑडिटिंग करने गए, और आपका बिजनेस है सूट एंड सलवार्स का, ठीक है, सूट एंड सलवार्स का आपका बिजनेस है। तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, इस कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री से बोलेंगे आप मुझे सस्ते में कपड़ा दे दो, मैं आपकी ऑडिटिंग फ्री में कर दूँ, आपकी ऑडिटिंग इतनी शानदार कर दूंगा कि जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, आप कोई और बिजनेस नहीं करना चाहिए आपको। प्रतिस्पर्धा ना करें, अनधिकृत व्यक्तियों को हस्ताक्षर ना करने दें, ठीक है। नियोक्ता जो एम्प्लॉयर की नियोक्ता है की सूचनाओं को गुप्त रखना है। जो भी आप जिसने उसको अपॉइंट किया गया है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करेंगे, किसी और को उसको मतलब मैनिपुलेट करने का मौका ना मिल जाए। किसी ऑडिटर को मान लीजिए आपने, ऑडिटर के पास में उस कंपनी की सारी ऐसी गुप्त इन्फॉर्मेशन होती है जिससे कंपनी को बहुत बड़ा फायदा या नुकसान हो सकता है। बिना जांच के प्रमाण पत्र नहीं देना है। सारभूत तथ्यों को प्रकट करना, सारभूत मिथ्या कथन की सूचना देना, लापरवाह ना होना, नियोक्ता के धन को अलग रखना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं एज एन ऑडिटर उसको ये ध्यान रखनी चाहिए। 16 पॉइंट्स हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए तो अब जाते जाते करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है। लेखा परीक्षक कौन होता है, ऑडिटर। उसको क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि परिसंपत्तियां जो भी असेट्स की क्षति पर किस लेखा परीक्षण मानक, कौन सा स्टैंडर्ड प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बताइए तो AS 28, AS 20, AS 22 या AS 23, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि भैया इनमें से कौन सा AS में ये बात बताई गई है। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ जिससे हम नेक्स्ट पेपर में इसको कम कर सकें, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, थोड़ा सा इसको भी मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। इस पेज में कुछ भी याद करने का नहीं है, तो इसलिए जब आप नोट्स देखें तो इस पेज को स्किप कर सकते हैं, ये वाला पेज, ठीक है। कुछ चीज़ तो क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होती हैं, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की तरह चलें। और ये क्वेश्चन दूसरा करते हैं होमवर्क का। देखिए होमवर्क है ये आपके लिए क्वेश्चन HW क्वेश्चन 2, ठीक है। तो बताना है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत अंकेशक की नियुक्ति व पुनर्नियुक्ति नियंत्रण व महालेखाकार के द्वारा की जाएगी। जूनियर अकाउंट एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो धारा 138, धारा 139, धारा 140 और धारा 141। तो आपको बताना है कि जो अंकेशक है उसका जो अपॉइंटमेंट है एंड री अपॉइंटमेंट है कैग के द्वारा, किसके द्वारा, CAG कैग के द्वारा कौन से आर्टिकल में किया जाता है। धारा 138, धारा 139, धारा 140 या धारा 141, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से देखेंगे, इसके आगे से यहाँ से देखेंगे, ठीक है। धारा 144 से पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। तो फिर बाय।